देखना, आप यहां से शुरू करते हैं। इसमें कहा है कि एक मजदूर एक सप्ताह में 60 घंटे काम करता है तथा 2400 रुपए क्या करता है, प्राप्त करता है। यदि उसका प्रति घंटे वेतन, इसमें कहा गया है कि उसका जो वेतन है वो प्रति घंटे बढ़ रहा है, कि प्रति घंटे वेतन जो है वो 40% बढ़ जाता है तथा कार्य का समय जो है वो 16 सही 2/3% कम हो जाता है। तो समय कम हो रहा है और जो वेतन है उसका वो प्रति घंटे क्या कर जा रहा है, बढ़ जा रहा है। तब बताना है कि उसकी आय में प्रतिशत परिवर्तन जो है वो क्या होगा। जरा देखना सर, समझना। पहले इसका मतलब समझते हैं कि आखिर क्या कह रहे हैं। सबसे पहले यहां पर क्या दिया है, एक मजदूर एक सप्ताह में 60 घंटे काम करता है। तो सबसे पहले जो है वो क्या दिया है, आपका समय दिया गया है कि कितने घंटे जो है वो मजदूर काम कर रहा है। तो कितने घंटे काम करता है, तो यहाँ पर जो है वो 60 घंटे दिया है कि मजदूर जो है वो 60 घंटे आपका क्या कर रहा है, काम कर रहा है। तथा 2400 रुपए वो क्या करता है, प्राप्त करता है। यानी कि वो 2400 रुपए क्या करता है, आपका प्राप्त करता है। इसका मतलब अगर वो 60 घंटे आपका काम कर रहा है तो 60 घंटा काम करने के बाद उसको रुपए मिलता है, वो कितना मिलता है, 2400 रुपए क्या मिल जाता है उसको, काम का मिल जाता। ये तो लिखा है, एक मजदूर एक सप्ताह में 60 घंटे काम करता है। यानी कि एक सप्ताह का मतलब है वही 7 दिन, यानी कि 7 दिन काम करता है और 7 दिन में कितने घंटे काम करता है, तो कहा है कि 60 घंटे काम कर रहा है। तो एक प्रकार से उसने या तो 7 दिन काम करवा लो या 60 घंटे काम करवा लो। यानी कि 60 घंटे काम का जो उसको रुपए प्राप्त होता है या वेतन या जो भी भत्ता मिलता है या मानदेय मिलता है वो 2400 रुपए प्राप्त करता है। यानी कि यहाँ पर जो उसका वेतन है वो वेतन कितना है, एक प्रकार से आप कह सकते हो कि उसको जो वेतन है वो 2400 रुपए जो है वो वेतन के क्या कर जाते हैं, मिल जाते हैं 60 घंटे काम के। बात समझ पा रहे कि नहीं। अगर आपसे कहें कि भाई आप 60 घंटे आप काम करते हो और आपको हम 2400 रुपए देंगे, यही है, तो फिर यदि यहाँ ये कहा गया है, दूसरी तीसरी लाइन में कहा गया है कि उसका प्रति घंटे वेतन 40% बढ़ जाए। अब यहाँ पर ये नहीं कहा कि उसका प्रति घंटे कितना, यहाँ पर क्या कहा गया है कि उसका वेतन प्रति घंटे जो है वो 40% बढ़ जाए। तो यहाँ पर ये नहीं कहा 7 दिन में उसका वेतन जो है वो एक सप्ताह बाद 40% बढ़ जाता है, ये नहीं। प्रति घंटे जो है उसका वेतन यदि 40% बढ़ा दिया जाए तो यहाँ पर 7 दिन से कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ समय किसको लेना है, 60 घंटे को। और 60 घंटे अगर वो काम करता है तो उसको 2400 रुपए क्या हो जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं, यही कहा है। तो अगर इसके आधार पर हम ये कहें कि प्रति घंटे उसका पैसा कितना होगा, यानी कि प्रति घंटे वो कितना पैसा कमाएगा या प्रति घंटे वह कितना वेतन कमाएगा या कितना वेतन पाएगा, तो 2400 में अगर हम 60 का भाग दे देंगे तो 1 घंटे का वेतन निकल आएगा कि 1 घंटे का उसको कितना रुपए मिलता है। भाई यहाँ पर कहा गया है कि 60 घंटे में उसको 2400 रुपए प्राप्त हो रहे हैं। तो अगर पूछा जाए प्रति घंटे यानी कि 1 घंटे में वो कितना कमाएगा, तो 1 घंटे का वेतन या प्रति घंटे जिसको हम कहें, तो अगर हम यहाँ पर 2400 में अगर हम 60 का भाग दे दें तो जो निकल के आएगा वो प्रति घंटे का वेतन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। यानी कि प्रति घंटे उसको कितने रुपए मिलेंगे, 40 रुपए मिलेंगे। बात समझ पाएंगे। यानी कि प्रति घंटे उसको जो मिल रहे हैं वो कितने रुपए मिल रहे हैं, 40 रुपए। तो 60 घंटे अगर वो काम करेगा तो 60 का गुणा अगर 40 में करोगे तो 2400 रुपए ही तो है वेतन पाएगा। बात समझ पाएगी नहीं, ये लाइन समझ पाएगी नहीं। अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे तो क्वेश्चन तुम्हें समझा रहे कि क्वेश्चन है क्या। एक मजदूर एक सप्ताह में 60 घंटे काम करता है, ये क्वेश्चन वर्क एंड टाइम का है वो लगवाते हैं, लेकिन उसमें पूछ क्या रहा है, प्रतिशत परिवर्तन पूछ रहा है, तो लगेगा कहां से, ये परसेंटेज से लगेगा। तो अगर देखें समय 60 घंटा है और 60 घंटा काम कर रहा है, लेकिन कहा है कि प्रति घंटे वह कितना वेतन प्राप्त करता है, तो यहां पर ये नहीं दिया, टोटल दिया कि 60 घंटे में वो 2400 रुपए कमा रहा। अगर यहां थोड़ा सा समझें कि अगर 60 घंटे की बात कहें कि 60 घंटे में कितना रुपए कमाता है, तो 2400, तो भैया 1 घंटे में कितना रुपए कमाएगा, तो कहोगे 2400 में किसका भाग दे दें, 60 का भाग दे दें, तो 1 घंटे का आपका क्या निकल आएगा पैसा कि 1 घंटे में कितना कमा रहा है, 40। तो 1 घंटे में अगर 40 कमाएगा तो 60 में कितना कमाएगा, 2400। बात समझ पाएगी नहीं। अब इसके आगे बढ़ते हैं भाई, इससे हमें मतलब नहीं है, ये तो हम दोनों समझाने के लिए लिया था। अब चलते हैं, अब प्रश्न को पढ़ते हैं।
8 घंटा काम हो गया, 2400 रुपए कमा लिए, 1 घंटे का वेतन 40 रुपए है। वो यही कह रहा है कि उसका प्रति घंटे, यानी कि जो बढ़ाने की बात कर रहे हैं कि उसका प्रति घंटे अगर हम वेतन कितना बढ़ा दें, 40% बढ़ा दें, यानी कि प्रति घंटे जो आपका ये जो 40 रुपए है, ये उसका प्रति घंटे का वेतन हम कितने से बढ़ा दें, तो 40% से क्या कर दें, बढ़ा दें, तो 40 का 40% उसका वेतन बढ़ जाएगा। यानी कि जितना वह प्रति घंटे प्राप्त कर रहा था उसी का तो 40% बढ़ाएंगे। तो यहां पर 40% अगर उसकी वेतन की वृद्धि दर्ज की जाएगी तो ये 40% की वृद्धि दर्ज किस पर होगी, प्रति घंटे जितना वो पैसा कमा रहा है उस पर ही तो 40% की वृद्धि दर्ज होगी। भाई जैसे कहते हैं कि यदि उसकी आय को 40% बढ़ा दें तो उसकी जो आय होगी उस आय का ही तो 40% निकालेंगे कि आखिर उसकी कितनी आय हमने बढ़ाई है। तो यहां पर कितने की वृद्धि हुई है, तो 40 का हम कितना निकाल देंगे, 40% निकाल देंगे। समझ पाए कि नहीं, तो 40 का 40% वो आपका केवल 16 रुपए आएगा। बात समझ पा रहे कि नहीं। वैसे भी आप चाहो तो इसको गुणा के सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो जो 40% है आप सीधा भी निकाल सकते हो। 40 का अगर 40 का मतलब मल्टीप्लाई परसेंटेज अपॉन क्या करोगे 100, वैसे भी 40% तो है वो 2/5 के बराबर होता है। तो सीधा भी अगर आप 40% की जगह पर, जरूरी नहीं कि आप 40 गुणे 40/100 करें, 0 0 0 0 कट गया, 4 का गुणा 4 में करोगे तो 16 रुपए उसमें क्या हो गई, वृद्धि हो गई। जब उसका वेतन हमने प्रति घंटे 40% बढ़ाया है तो प्रति घंटे 16 रुपए और उसको क्या मिलने लगे, एक्स्ट्रा मिलने लगेंगे। तो जरूरी नहीं कि 40 का 40% निकालें। हमने आपको बताया था कि 40% किसके बराबर है टेबल से, तो 40% जो है वो आपका 2/5 के बराबर है। तो अगर हम 40 का 40% निकालेंगे, 40% नहीं 2/5, 5 से 40 को 8 बार काटेंगे, 8 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना बढ़ गया, 16। बात समझ पाए कि नहीं। यानी कि हम डायरेक्ट भी क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। तो 40% की जगह पर अगर हम 2/5 भी रख देंगे तब भी आंसर कितना आएगा, 40 ही आएगा। कैसे भी निकालें, केवल 16 से मतलब है। बात समझ रहे हैं ना। चलिए, तो यहां पर जो आपका वेतन है वो कितना बढ़ गया, 16 और बढ़ गया। तो पहले जो मिल रहा था 40 प्रति घंटे के 40 रुपए मिल रहा था, लेकिन अब प्रति घंटे जो है वो 40 में 16 और आप जोड़ देंगे तो जो वेतन उसको मिलेगा वो कितना मिलेगा, वो वेतन उसको मिलेगा यहां पर 56 रुपए, क्योंकि अब जो है वो प्रति घंटे कितना कमाएगा, 56 रुपए कमाएगा। बात समझ पाई कि नहीं समझ पाए। तो उन्होंने वेतन तो प्रति घंटे 40% बढ़ा दिया, लेकिन कार्य का समय कितना घटा दिया है, 16 सही 2/3% क्या कर दिया है, यहां पर कम कर दिया है। यानी कि जो अभी काम उसको 60 घंटे काम करना पड़ रहा था, अब 60 घंटे काम न करके वो कितना, तो वह सिर्फ 16 सही 2/3% क्या कर दो, कम कर दो। अब 16 सही 2/3% जो है वो कितने के बराबर होता, तो टेबल में हमने आपको बताया है शुरुआती क्लासों में कि 16 सही 2/3% किसके बराबर है, 1/6 के बराबर है। क्योंकि 1/6 जो है वो कितने परसेंट के बराबर होता है, 16 सही 2/3% के बराबर होता है। तो 16 सही 2/3% अगर 1/6 के बराबर है तो यहां पर हम समय जो है वो 60 घंटे है, इस 60 घंटे का 1/6 निकालेंगे, 60 का ही तो 1/6 करेंगे, या यूं कह सकते हो कि 60 घंटे का 16 सही 2/3%। तो यहां पर 60 और का 16 सही 2/3% के बराबर है, तो 1/6 के बराबर है। 6 से 7 को काट दोगे तो 10 कट जाएगा, यानी कि 10 घंटे समय का काम हो गया है। उसको पहले 60 घंटा, लेकिन अब 10 घंटे समय कम हो गया, 16 सही 2/3% कम, यानी कि 10 घंटा कम, क्योंकि 60 का 16 सही 2/3% कितना हुआ, 10 घंटा कम। तो 60 में से अगर हम 10 घंटा कम निकाल देंगे तो अब उसको कितना काम करना पड़ रहा है, केवल 50 घंटे उसको क्या करना पड़ रहा है, काम करना पड़ रहा है। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए। अब देखना सर जरा, अब यहां पर वह केवल कितने घंटे काम कर रहा है, केवल 50 घंटे ही क्या कर रहा है, वो आपका व्यक्ति जो है वो क्या कर रहा है, काम कर रहा है, काम कर रहा है केवल 50 घंटे, और प्रति घंटे के उसको 56 रुपए मिल रहे हैं। तो फिर यदि हम देखें कि अगर प्रति घंटे के उसको केवल 56 रुपए मिल रहे हैं तो फिर अब उसका वेतन कितना होगा, तो 50 का गुणा हम किस में कर देंगे, 56 में कर देंगे। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं। यानी कि हम 50 का गुणा 56 में, या 56 का गुणा किस में कर देंगे, 50 में कर देंगे, तो 0 5 6 30 और 25 28, यानी कि अब उसका वेतन कितना हो गया, 2800 रुपए।
पहले उसका वेतन कितना था, 2400 रुपए। अब उसका वेतन बढ़ गया है और अब कितना हो गया है, उसका वेतन 2800 रुपए। यानी कि उसका जो वेतन है वो 2400 से बढ़ के कितना हो गया है, 2800। निश्चित सी बात है कि 2400 से 2800 हुआ है तो कितने की वृद्धि हुई है, 400 रुपए की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। और यही तो उसकी आय में क्या है, प्रतिशत परिवर्तन है। मतलब उसकी आय जो है वो कितनी बढ़ गई, 400 रुपए बढ़ गई। तो 400 रुपए बढ़ गई तो हमने आपसे कहा था कि अभी केवल वृद्धि आई है कि 400 रुपए की वृद्धि आई है। तो अगर प्रतिशत परिवर्तन वृद्धि पर प्रतिशत वृद्धि में परिवर्तन, लेकिन वो किसमें पूछ रहा है, आय में। और ये वेतन ही तो उसकी क्या है, आय के बराबर है, क्योंकि जो वो कमा रहा है वही तो उसका वेतन है, वही आय है। तो प्रतिशत वृद्धि निकालेंगे तो उसके लिए फॉर्मूला हमने आपको बताया है, या सीधा कहा था कि प्रतिशत वृद्धि पूछी है आय में, तो आय पहले 2400 से 2800 हो गई, कितने की वृद्धि है, 400। 400 की जो वृद्धि है वो कितने पर दर्ज की गई है, 2400 पर। तो कितनी, तो 100 का आप क्या करा देंगे, ये तो हमने सीधा परसेंटेज वृद्धि का फॉर्मूला आपको भी बताया है कि जब प्रतिशत वृद्धि कोई कहे तो वृद्धि ऊपर रखेंगे, नीचे प्रारंभिक मान रखेंगे, इनटू क्या कर देंगे 100। तो एक प्रकार से क्या निकल के आएगा, प्रतिशत वृद्धि जो है वो निकल के आ जाएगी आय में। तो यदि यहां पर देखें तो आपका 0 से 0 आपका कट गया, 4 से 24 6 बार कट गए। एक प्रकार से 1/6 इंटू क्या हो गया है आपका 100, और 1/6 जो है वो कितने परसेंट के बराबर होता है, 16 सही 2/3% के। यानी कि आपकी जो आय में वृद्धि है वो कितने से बढ़ गई है, 16 सही 2/3% से उसकी आय में क्या हो गई है, वृद्धि हो गई है। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे सब? हो सकता समझ में ना आया हो, वैसे तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं कि आपको समझ में ना आए, क्योंकि ये तरीका हमने तुम्हें बताया है। अब सर जरूरी नहीं कि इस सवाल को इसी तरीके से करें। भाई हमने आपसे कहा है कि चूंकि ये मान के चलो कि मतलब अभी टाइम बहुत है भाई, जैसे लिमिटेड समय रहता है कि भाई आपको फिक्स 1-2 माह में ही पूरा मैथमेटिक्स कंप्लीट कराना है, तो फिर कम चीजें पढ़ानी पड़ती हैं और कम समय में ही ज्यादा चीजें पढ़ा देते हैं। हो सकता कुछ चीजें समझ में आए, कुछ चीजें समझ में ना आए, लेकिन चूंकि अभी तो कोई बाउंडेशन नहीं कि आपको एक तय समय में सिलेबस को कंप्लीट करना है, तो इस टाइम पर सर बहुत रिलैक्स टाइम होता है। और अभी लगभग हम करीब देखा जाए तो 10 दिन या 15 दिन से बराबर परसेंटेज ही पढ़ा रहे हैं, और लगभग एक दिन में मात्र 10 या सवाल या 12 सवाल ही कराते हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो सर स्टार्टिंग से यदि आप वीडियो देखेंगे या स्टार्टिंग से आप पढ़ेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी कि हाँ कहाँ पर क्या चल रहा है। ये एक तरीका हमने तुम्हें बताया है। अब दूसरा तरीका भी हम तुम्हें समझाते हैं कि इसी प्रकार से अगर इसी सवाल को हम किसी दूसरे सवाल से लगाएं तो उससे भी हम क्या कर सकते हैं, लगभग सॉल्व कर सकते हैं। देखना कैसे, ये तो समझ में आ गया कि नहीं कि हुआ क्या, ठीक है। हो सकता ना भी आए समझ में। देखना, हमने कहा समय है, ये प्रति घंटे उसका वेतन है, ये उसकी वेतन है। अगर देखा जाए तो समय जो है वो 60 घंटा है, वेतन प्रति घंटे वेतन 40 रुपए होगा, तो आपका वेतन कितना हो गया, 2400। अब वेतन में प्रतिशत परिवर्तन पूछा है, लेकिन कब, जब एक वेतन को बढ़ा दिया जाए, उसके प्रति घंटे वेतन को बढ़ा दिया जाए और कार्य के समय को क्या कर दिया जाए, घटा दिया जाए। तो दोनों में हमने वृद्धि भी निकाल ली और कमी भी निकाल ली, दोनों का गुणनफल से बाद में आय निकाल ली। इन दोनों का डिफरेंस 400 है, पहले वेतन 2400 था, अब 2800 है। कितने का अंतर, 400 का। 400 की वृद्धि किस पर दर्ज है, 2400 पर। तो 400 की वृद्धि 2400 पर है तो 100 पर कितनी, और वही तो हमारी किसको बताती है, प्रतिशत आय की वृद्धि को दर्शाता है। बात समझ गए। अब एक तरीका और लेते हैं जिससे ये रियल वैल्यू को हम छोड़ देंगे और केवल परसेंट के आधार पर ही आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। देखना सर, ये तो तरीका समझ में आ ही गया है। अब एक तरीका और लेते हैं सर, देखना कैसे। अगर यहां पर कहें तो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं दूसरा मेथड इसका ही यूज करते हैं, दूसरा मेथड आपको समझाते हैं, शायद समझ में आ जाए। पहला तरीका तो समझ में आ ही गया होगा। यहां दिया गया है समय और यहां पर दिया गया था प्रति घंटे वेतन। ध्यान से समझना, यहां पर दिया गया था कि प्रति घंटे आपका क्या दिया गया है, वेतन जो है वो दिया गया है, ठीक है ना। अब केवल बात क्या करते हैं, यहां पर वो क्या कह रहे हैं, हमें नहीं पता कि प्रारंभिक वेतन क्या है, लेकिन हम अपने तरीके से समझते हैं परसेंटेज में वो मजदूर कितने घंटे कमाता है, हमें उससे रिलेटेड कोई बात नहीं करते हैं। भाई ये जो डाटा दिया गया है, जब भी प्रतिशत के सवाल है और प्रतिशत परिवर्तन पूछा है तो एक प्रकार से कंपैरिजन पूछा है कि कितने परसेंट की वृद्धि दर्ज हुई है। तो हमने आपको शुरुआत में भी बताया है कि जब प्रतिशत वृद्धि पूछी जाए
किसी एक का मान का दूसरे से तुलना कराने की बात की जाए तो जरूरी नहीं कि वहां पर आप रियल वैल्यू के साथ जाएं। अगर आप रियल वैल्यू को छोड़ भी देते हैं और केवल तुलना तुलना को ले लेते हैं तब भी आपका आंसर जो है वो सही आ जाएगा। यहां पर भी हम केवल तुलना करते हैं, देखना सर जरा, और तुलना के आधार पर आंसर निकालते हैं। समय में अब यहां से देखते हैं, अगर देखा जाए कि प्रति घंटे उसका वेतन कितना बढ़ गया है 40%, तो प्रति घंटे वेतन जो बढ़ा है वो कितना बढ़ा है 40%। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है आपकी 2/5। इसका मतलब क्या कि अगर पहले वेतन आपका 5 रुपए था, यानी कि वह प्रति घंटे पहले 5 रुपए कमाता था, तो अब 40% बढ़ गया है, यानी 5 का 40% उसका कितना हो गया है 7 हो गया है, यानी कि 2 और बढ़ गया। बात समझ पाए? यानी कि हम बताएंगे क्या कि पहले उसका वेतन 5 रुपए था, लेकिन 5 पर 40% की वृद्धि, यानी कि 5 का 40% 2 बढ़ गया है, तो 5 पर अगर 2 बढ़ाएंगे तो अब उसका वेतन कितना हो गया है प्रति घंटे 7 रुपए हो गया है। यहां पर समय कह रहा है कि समय में कितने प्रतिशत की कमी की गई है, तो 16 सही 2/3% कमी की गई है। जबकि यहां पर क्या की गई थी वृद्धि, तो 5 पर 40% की वृद्धि, यानी कि 5 में तो 7 रुपए जो है वो प्रति घंटे कमा रहा है। अगर हम कहें 16 सही 2/3% की कमी, 16 सही 2/3% की अगर वाई द टेबल या आपको याद की और आपको निकालना पड़ेगा, तो 2/3% की के जो है वो बराबर होता है 1/6 का मतलब है कि 6 का 16 सही 2/3% कितना होगा 1 होगा। यानी कि अगर हम कहें कि पहले वह 6 घंटा काम करता था, पहले जो काम करता था, यानी कि उसका जो वर्क टाइम था, यानी कि जो उसका समय था वो 6 घंटा, लेकिन उस 6 घंटे में 16 सही 2/3% की कमी आई है, यानी कि 1 घंटे की कमी आई है। तो पहले अगर वो 6 घंटा काम करता था, अब 1 घंटे की कमी आई है, तो अब कितना घंटा काम करता है 5 घंटे काम करता है। बात समझ पाई कि नहीं? ये प्रति घंटे वेतन है, ये आपका समय दिया है, तो उसकी आय अब कितनी होगी, 6 का गुणा 5 में कराएंगे तो कितने की हुआ उसका वेतन, उसका वेतन हो गया है आपका 30 रुपए। बात समझ पाए कि नहीं? यानी कि जिसको 30 यूनिट हम कहेंगे, ये रियल वैल्यू तो है नहीं। 7 का गुणा 5 में अगर हम कराएंगे, तो 7 का गुणा अगर 5 में कराते हो तो कितनी वेतन हो गया उसका 35 रुपए। क्यों हुआ या 35 यूनिट? भाई 6 घंटे काम करता है, प्रति घंटे 5 रुपए मिलते हैं, तो 6 घंटे में कितना कमाएगा 30 रुपए कमा लेगा। 5 गुणे 6, प्रति घंटे 7 रुपए कमाता है। 5 घंटे अगर वो काम करता है तो 7 का गुणा 5 में करोगे तो पूरा कितना कमाएगा वो 35 रुपए कमाएगा। पहले कमाता था 30, लेकिन ये 40% की वृद्धि और 16 सही 2% की कमी के बाद अब कमा रहा है 35, तो ये उसकी आय या उसके वेतन में प्रतिशत कमी या वृद्धि है। पहले 30 कमाता था, अब 5 कमाता है, तो कितने की वृद्धि दर्ज की गई है 5 की। तो जो 5 की वृद्धि दर्ज की गई है वो कितने पर की जाएगी, प्रारंभिक मान 30 पर। इसका कितना परसेंट है, लेकिन हमको निकालना क्या है 100, यानी कि 100 पर कितने की वृद्धि, संपूर्ण आय जो है वो तो 100% होगी। तो अगर देखें 5 से 30 को काट दोगे तो 6 बार 1/6 गुणे 100 कर दो, या सीधा बता दो 1/6 कितने परसेंट के बराबर है, तो 16 सही 2/3% के बराबर है। वहां से भी यही वैल्यू निकल के आई थी कि जो आय में वृद्धि है वो कितने के बराबर है, 16 सही 2/3% के बराबर है। बात समझ में आ रही होगी सर? हो सकता ये तरीका अभी ना समझ में आया हो आपको, क्योंकि एकदम ही शॉर्ट कर दिया, लेकिन आपको यही तरीका अच्छा लगेगा, आप इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करें। हमने आपसे क्या कहा, चूंकि स्टार्टिंग से अगर आप इन चीजों को समझ रहे हैं तो समझ में आया होगा, लेकिन चूंकि बीच बीच में अगर आप देखेंगे तो हो सकता समझ में ना आए। फिर से समझना क्या कहा हमने, यहां हमने रियल वैल्यू तो ली ही नहीं, हमने कहा रियल वैल्यू को छोड़ देते हैं, क्योंकि परसेंटेज में सिर्फ उन्होंने प्रतिशत परिवर्तन पूछा है, और जब भी प्रतिशत परिवर्तन पूछेंगे तो हम तो केवल जिसको कहते हैं यूनिट डिजिट, या जिसको आप कह सकते हैं कि हम केवल यूनिट मान के आधार पर ही मान निकाल लेंगे, या तुलना के आधार पर ही मान निकालेंगे। हाँ, सिर्फ हमने तुलना कराई है कि अगर वेतन 40% बढ़ जाता है प्रति घंटे, तो पहले वेतन जो है वो 40% बढ़ा दिया प्रति घंटे, तो 40% किसके बराबर है 2/5 की। तो 5 पहले वेतन था, अब 40% की वृद्धि हो गई, यानी कि वेतन 2 बढ़ गया। तो पहले अगर 5 था, 2 की वृद्धि हुई, तो अब वेतन कितना हो गया है 7 हो गया है।
फिर हमने कहा समय में 16 सही 2/3% की कमी कर दी। तो पहले जो समय था 16 सही 2/3% कितने परिणामी भिन्न के बराबर है? 1/6 के। तो पहले जो समय था वो 6 था, लेकिन 6 में 16 सही 2/3% की कमी हुई है, तो आपकी कितने की कमी हो गई है? 1 की। तो 6 में अगर 1 की कमी होगी तो अब वह कितने घंटे काम कर रहा है? 5 घंटे। तो 6 अगर वो प्रति घंटे 5 रुपए कमाता है तो 6 घंटे में कितना कमाएगा? 30 रुपए। ये उसका वेतन हो गया या आय हो गई। अगर वो अब 2 रुपया प्रति घंटे उसको और ज्यादा मिलने लगे 40% की वृद्धि के बाद, तो अब कमा रहा है प्रति घंटे 7 रुपए। तो फिर 5 घंटे में कितना कमाएगा? 35 रुपए। तो पहले कमाता था 30, अब कमाता है 35। तो 30 पर 35 की वृद्धि यानी कि कितने की वृद्धि हुई है? 5 की। तो 5 की वृद्धि 30 पर कितने की वृद्धि और 100 पर कितने की वृद्धि? यानी कि 5 की जो वृद्धि हुई है वो कितने पर दर्ज की गई है? 30 पर। तो फिर 100 पर कितने की? तो वही हमारा मान बताएगा कि आखिर प्रतिशत वृद्धि क्या है। वैसे भी परसेंटेज वृद्धि या कमी के लिए, प्रतिशत वृद्धि या कमी के लिए हमने आपको बताया था, ऊपर लिखेंगे जो वृद्धि हुई है वो या कमी, नीचे लिखेंगे प्रारंभिक मान और इनटू क्या कर देंगे? 100। ये बताएगा सदैव किसी की भी प्रतिशत वृद्धि कमी कि कितने परसेंट की हुई है, चाहे वो आय में हो, चाहे वो वर्क में हो, चाहे वो किसी में भी जिसमें पूछा जाए। तो हम केवल यही निकालेंगे कि कितने परसेंट की वृद्धि या कमी हुई है। शायद अब तो समझ में आया होगा कि आखिर क्या करना है और क्या नहीं। अब आगे चलते हैं सर समझना, क्योंकि ये सवाल हमने तुम्हें 2 बार समझाया है, 3 बार समझाया कम से कम। चलिए अब यहां बात करते हैं, और ये एकदम थ्योरेटिकल सवाल है और इसका भी आंसर निकालने की कोशिश करते हैं कि आखिर कितना आएगा। और फिर वही कि हम रियल डाटा तो लेंगे ही नहीं। देखना क्या दिया है। एक आदमी प्रत्येक माह अपनी वेतन का एक निश्चित भाग बचाता है ताकि 1 साल में वह एक कार खरीद सके। तो ज्ञात करें कि उसे अपने बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए कि वह उसी कार को 9 महीने में क्या करे? खरीद सके। समझना करना क्या है वो समझ लेते हैं ताकि सारे पॉइंट जो है वो क्लियर हो जाएं। समझना, देखना सर जरा, जहां भी आपको समझ में ना आए तो आप पूछने की कोशिश करना कि आखिर करेंगे क्या। देखना सारे सवाल सर आपको समझना है, जहां भी डाउट हो तो पूछना है। थ्योरी पढ़ना पहले क्या लिखा है? एक आदमी प्रत्येक माह अपनी वेतन का एक निश्चित भाग बचाता है ताकि वह 1 साल में क्या कर सके? कार खरीद सके। मतलब एक व्यक्ति है, उसको कार खरीदनी है। अब वो चाहता है कि भाई हम कार खरीदें, तो कार खरीदने के लिए वो कहता है कि हम अपनी वेतन का एक निश्चित भाग जो है वो शेष करेंगे, शेष बचा लेंगे, जिससे कि 1 साल में ही हम क्या कर सकें? कार खरीद लें। तो फिर वो कहता है आप तो ये ज्ञात कीजिए कि वह अपनी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दे। मतलब जो वो बचत कर रहा है उसको कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दे ताकि वह उस कार को 12 महीने की जगह 9 महीने में ही उस कार को क्या कर ले? खरीद ले। बात समझ पाए कि नहीं? अब देखना सर जरा, अगर हम देखें यहां पर तो क्या करते हैं वो समझ लेते हैं। सुनना, यहां पर वह व्यक्ति, देखना हम पहले आपको समझाएं, अपनी आय का कुछ भाग क्या कर रहा है? बचत कर रहा है। अब वो कह रहा है कि आय का जो भी भाग हम बचत कर रहे हैं और जितने भी भाग हम बचत कर रहे हैं हमें नहीं पता, लेकिन हमें खरीदनी है एक कार। तो उस कार की कीमत जितनी है हम उतना ही तो सेव कर लें 1 साल में, तो हम कार क्या कर ले जाएंगे? परचेज कर ले जाएंगे या कार खरीद ले जाएंगे। तो उसको कार की कीमत के बराबर ही तो अपनी आय का कुछ भाग क्या करना है? बचत करना है। यही कह रहे हैं। लेकिन वो कह रहे क्या करें इसको वो जो बचत है वो कि 12 माह में ही क्या कर ले? इतनी बचत कर ले कि वह कार को क्या कर ले? खरीद ले। मतलब क्या? यहां पर यह कहा गया है कि भैया पहली लाइन आपको जो पढ़ना है कि आदमी प्रत्येक माह अपनी वेतन का एक निश्चित भाग बचाता है, ठीक है, अपनी आय का कुछ भाग बचत कर रहा, ताकि वह 1 साल में वह कार खरीद सके। तो भैया 12 माह तक ही तो सेविंग करनी है उसको। यहां लिखा है 1 साल का मतलब 12 महीना, तो 12 माह में ही उसको कार की कीमत के बराबर सेव करना है पैसा। यही तो कह रहा। अगर वो 12 महीने तक प्रत्येक माह कुछ पैसा अपनी आय का बचाता है तो 12 माह में वो इतने पैसे जोड़ ले कि कार की कीमत के बराबर क्या कर ले? पैसा जोड़ ले और कार खरीद ले। लेकिन वो कहते हैं कि बताओ
उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए, यानी कि जो वो यहां पर 12 माह में खरीद रहा है, अब वो इसी कार को कितने माह में खरीद ले, तो केवल 9 माह में खरीद ले। बात समझ पा रहे कि नहीं? यानी कि वो इसी कार को कितने माह में खरीद ले, तो केवल कितने माह में खरीद ले, 9 माह में खरीद ले। तो निश्चित सी बात है कि अगर वो 9 माह में खरीद लेगा तो बताओ कि उसको अगर 9 माह में कार को खरीदना है तो उसकी बचत में, जो उसकी बचत की जा रही है, उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि जो है वो आपको क्या करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। अब देखते हैं सर, जरा समझते हैं। सबसे पहले तो कार की कीमत तो हमें पता नहीं है, तो हम पहले कार की कुछ कीमत डिसाइड कर लेते हैं कि भाई कार की कीमत क्या है। अब कार की कीमत तुम अपनी तरफ से कुछ भी मान लो, कोई फर्क थोड़ी है। 100 रुपए मानो, 200 रुपए मानो, 300 रुपए मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कार की कीमत कुछ भी मान लो। लेकिन अगर यहां पर 12 माह दिया और यहां पर 9 माह दिया, तो कोशिश करो कि कार की कीमत वो मानना पड़े 12 और 9 माह के ही एलसीएम का मान जो निकले, उसी को आप क्या मान लें, कार की कीमत मान लें। तो 12 और 9, अब ऐसा क्यों? क्योंकि हम आपको बता रहे हैं ये भाग देने में आसानी रहेगी। आप चाहो तो 100 रुपए मान लो, कोई दिक्कत नहीं, 200 रुपए मान लो, कोई दिक्कत नहीं, 1 लाख रुपए मान लो, कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेट आपको ही करना है। लेकिन बेहतर होगा सरल आंसर निकालने के लिए कि आप 12 और 9 का ध्यान से सुनना है। 12 और 9 मतलब क्या, जो 12 माह और 9 माह है उसी का एलसीएम निकाल लें। अगर 12 और 9 का आप एलसीएम निकालोगे तो ये लगभग 36 आएगा। बात समझ पा रहे कि नहीं? तो 36 जो एलसीएम आया है, वही 36 रुपए हमको सिर्फ कार की कीमत माननी है। अब कहो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, मान लो कि उसकी कार की कीमत 36 रुपए है, ये रियल डाटा नहीं है, ये हमने अपने मन से माना हुआ एक डाटा है। माना कार की कीमत कितनी है, 36 रुपए है, कि भैया 36 रुपए में कार आती है। अब हम 12 महीने तक अब कितना पैसा सेव करें कि हम इस कार को खरीद लें, तो 12 महीने तक हम अगर 36 रुपए जोड़ लेंगे तो हम 1 साल में क्या कर लेंगे, कार खरीद लेंगे। तो यहां पर अगर 12 महीने में हमको 36 रुपए जोड़ने हैं तो 1 माह में सेव पड़ेगा। 12 का भाग 36 में दोगे तो 3 रुपए प्रति माह हमको क्या करना पड़ेगा, अपनी आय का जो है वो बचाना पड़ेगा। बात समझ पाए कि नहीं? अगर हमें इसी कार जो 36 रुपए की आती है, अगर हम उसको 9 माह में खरीदना है तो हमें कितनी रुपए आय का बचाना पड़ेगा, 9 का भाग 36 में दे दो, 4 रुपए प्रति माह हमको क्या करना पड़ेगा, सेविंग करनी पड़ेगी। बात समझ पा रहे कि नहीं? यानी कि हमको 4 रुपए प्रति माह क्या करनी पड़ेगी, सेविंग करनी पड़ेगी। अब हमने यहां पर क्या निकाल लिया, अगर वो 3 रुपए प्रति माह सेविंग करता है 12 महीने तक, तो वह 36 रुपए की कार को क्या कर लेगा, खरीद लेगा कि नहीं खरीद लेगा। लेकिन अगर वो 4 रुपए प्रति माह बचाता है, तो वह 9 माह में 36 रुपए की क्या कर लेगा, कार खरीद पाएगा। तो यहां पर किसमें वृद्धि पूछी है, यही तो पूछी कि उसे अपनी बचत में कितने की 3 रुपए प्रति माह बचा रहा, अब वो 4 रुपए प्रति माह बचाने लगे। तो कितने की वृद्धि हुई है, केवल 1 रुपए की ही तो वृद्धि हुई है हर माह की। तो ये 1 रुपए की जो वृद्धि है ये किस पर दर्ज की गई है, बस हमें केवल यही तो निकालनी है, वृद्धि परसेंट। तो 1 की वृद्धि किस पर दर्ज की गई है, 3 रुपए पर, तो हम उसको लिखेंगे नीचे। तो 1/3, तो 100 पर कितने की वृद्धि होगी, तो 1/3 गुणे 100, या सीधा ही कह दो 1/3 कितने परसेंट के बराबर है, तो 33 सही 1/3% के बराबर है। तो उसको अपनी बचत में कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी, 33 सही 1/3% की क्या करनी पड़ेगी, वृद्धि करनी पड़ेगी। बात समझ में आई है कि नहीं आई है सर, बताइए। थोड़े से भाषा थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन आपको समझ में आनी चाहिए। चलिए फिर समझते हैं, ताकि सारे पॉइंट आपको क्लियर हो। देखना, कोई भी सवाल रियल डाटा के साथ तो हम यहां बहुत ही कम कर रहे हैं कि रियल डाटा लें, बस सारे सवालों को केवल तुलना के आधार पर सॉल्व कर ले जाए। ये भी देखना, ये भी तुलना के आधार पर ही सॉल्व करते हैं। किसी फैक्ट्री में काम की मात्रा 50% बढ़ जाए तो आदमियों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि काम पूर्व निर्धारित समय में ही पूरा कर लिया जाए, तथा नए मजदूर की कार्य क्षमता पुराने वाले से 25% क्या है, अधिक है। अब देखना, आप कहोगे ये वर्क एंड टाइम का सवाल लग रहा, बिल्कुल सर वर्क एंड टाइम का सवाल है। तो वर्क एंड टाइम देखना,
परसेंटेज सबसे पहला टॉपिक होता है अर्थमेटिक में पढ़ने के लिए। इसी परसेंटेज से ही, भाई अभी इकाई अंक उसकी बात नहीं करेंगे नंबर सिस्टम की, वो अलग है, उसमें भी कुछ सवाल परसेंटेज से होते हैं, लेकिन सबसे पहले परसेंटेज हम पढ़ते हैं तो परसेंट से ही जुड़े जुड़े कौन कौन से टॉपिक है। परसेंटेज हो गया, उसके बाद आपका एवरेज है, वो भी इसी से कुछ हद तक कनेक्टेड है। इसके बाद प्रॉफिट लॉस तो पूरा कनेक्टेड है, कंपाउंड इंटरेस्ट हो, सिंपल इंटरेस्ट हो, वर्क एंड टाइम हो, आपका चाल समय दूरी हो, कुछ हद तक इससे कनेक्ट है। आगे के जो भी सवाल हैं, साझा हो, पार्टनरशिप जिसको आप कहते हैं, तो वो सारे सवाल आपके किससे कनेक्ट है, परसेंटेज से। तो हम परसेंटेज ही तुम्हें इतना डिटेल पढ़ा रहे हैं। लगभग हम तुम्हें देखा जाए तो करीब नहीं तो 200-250 प्रश्न हम परसेंटेज पर करा देंगे। उसके बाद कोई डाउट आपको रहेगा नहीं परसेंटेज का, कि किसी भी प्रकार का कोई डाउट रहे। आपको जो भी डाउट है आप पूछ सकते हो, बड़े आराम से समझना। किसी फैक्ट्री में काम की मात्रा 50% बढ़ जाए तो आदमियों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि काम पूर्व निर्धारित समय में ही पूरा कर लिया जाए, तथा नए मजदूर की कार्य क्षमता पुराने वाले से 25% क्या है, अधिक है। देखना सब जरा आप समझना, जहां भी कोई दिक्कत हो तो अब आप पूछ सकते हो, हम आपको समझा देंगे। देखना अब करते हैं क्या है, वो कह रहे हैं किसी फैक्ट्री में काम की मात्रा 50% बढ़ जाए तो आदमियों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि काम पूर्व निर्धारित समय में ही पूरा क्या कर लिया जाए, कर लिया जाए। मतलब वो कह रहे हैं कि वर्क बढ़ा दिया 50%, मतलब पहले काम जो था वो 100 था, कि भैया आपको केवल 100 पंखे तैयार करने हैं एक दिन में, लेकिन अब ऑर्डर आ गया ऊपर से कि भैया आपको 50% और बढ़ा दिया, यानी कि अब एक दिन में आपको 150 पंखे तैयार करने हैं। बात समझ पा रहे कि नहीं भाई? इसका मतलब क्या है क्वेश्चन का, वो कह रहे हैं पहले 100 पंखे तैयार करने का ऑर्डर था एक दिन में, भैया एक दिन में आपको 100 पंखे तैयार करने हैं, ये वर्क है, यही तो आपका काम है। लेकिन अब उस कार्य की काम की मात्रा को 50% बढ़ा दिया। 50% बढ़ाने का मतलब 50% की वृद्धि का मतलब 100 का 50% करोगे तो 50 ही आएगा, यानी अब आपको 150 पंखे क्या करने हैं प्रतिदिन, यानी कि एक दिन में आपको कितने पंखे बना के देने हैं, 150 पंखे बना के देने हैं। तो वो कह रहा है कि जब काम हमने बढ़ाया है, एक दिन में पहले 100 पंखे बनाते थे, अब कह रहा है उसी एक दिन में भैया 150 पंखे बना के दिखाओ। तो क्या एक दिन में 150 पंखे बनाना संभव है? संभव तो तब होगा जब हम यहां पर जो मजदूर काम कर रहे थे उन मजदूर की संख्या में क्या कर दें, वृद्धि कर दें। भाई बात समझ पाए कि नहीं भाई? जब हम यहां पर मान लो 100 पंखे बनाने के लिए आपके 50 मजदूर काम कर रहे थे, तो क्या वही 50 मजदूर एक दिन में 150 पंखे बना लेंगे? नहीं। अगर एक दिन में ही काम को निपटाना है तो मजदूरों की संख्या में भी तो आपको क्या करनी पड़ेगी, वृद्धि करनी पड़ेगी। तो वही सवाल वो आपसे पूछ रहा है, देखना क्या, देखना। अब इसको क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हमने तुम्हें पहले क्वेश्चन समझाया कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा, किसी फैक्ट्री में काम की मात्रा क्या कर दें, 50% बढ़ा दी जाए तो आदमियों की संख्या में कितने परसेंट की क्या करें, वृद्धि करें। आदमियों की संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि की जाए कि काम जो है वो पूर्व निर्धारित समय में ही क्या कर लिया जाए, पूरा कर लिया जाए, तथा नए मजदूर की जो कार्य क्षमता है वो पुराने वाले से 25% क्या है, अधिक है। तो अब यहां से प्रश्न उठाते हैं, यहां नीचे से, नए मजदूर की जो कार्य क्षमता है वो पुराने वाले मजदूर से 25% क्या है, अधिक है। इसका मतलब क्या, यानी कि देखना, जो आपका नया मजदूर आप काम पर लगाओगे उस नए मजदूर की जो कैपेसिटी होगी काम करने की, पुराने वाले से, ध्यान रखना है, पुराने वाले से 25% क्या होगी, अधिक होगी। निश्चित सी बात है, अधिक होगी। तो 25% अधिक होगी, इसका मतलब क्या, 25% कितने के बराबर है, 1/4 के बराबर है, यही मतलब है। तो 25% अगर 1/4 के बराबर है तो इसका मतलब यही है, समझना, अगर पुराने वाले मजदूर, जैसे कि ये दिया है 25% अधिक है, इसका मतलब क्या है, 25% 1/4 के बराबर है, यानी कि नया मजदूर रहेगा, अगर पुराना मजदूर किसी काम को 4 दिन में करता है, 4 दिन ना कहें यहां पर, 25% अगर अधिक है तो आप कह सकते हो कि कोई पुराना मजदूर जो है वो एक दिन में 4 पेन क्या करता है, बनाता है, 4 पंखे बनाता है,
तो दूसरा जो नया मजदूर आएगा उसकी कैपेसिटी 25% अधिक है, यानी कि वो पुराने वाले मजदूर से 4 से 25% अधिक पेन बना लेगा, यानी कि 4 से 1 अधिक पेन बना लेगा, यानी कि नया मजदूर एक दिन में 5 पेन बना लेगा। बात समझना सर क्या कह रहे हैं यहां पर कहा है, इसको थोड़ा ऐसे समझते हैं, देखना। ये कहा है कि जो ओल्ड मजदूर और न्यू मजदूर है, अब देखना, ओल्ड मजदूर से न्यू मजदूर की जो कैपेसिटी है काम करने की वो 25% क्या है, अधिक है। अब इस 25% अधिक का हम परसेंट में क्या मतलब निकालते थे कि 25% कितने के बराबर है, तो 25% जो है वो 1/4 के बराबर है। अगर 25% 1/4 के बराबर है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि अगर इस 4 का 25% निकालेंगे तो वो अंश में रखा हुआ है और वो कितना है, 1। तो नए मजदूर की अगर न्यू जो आपकी लेबर है, या यहां पर जो ओल्ड लेबर है, इस ओल्ड लेबर की क्षमता से 25% क्षमता किसकी अधिक है, न्यू मजदूर की। यानी कि पुराना वाला मजदूर अगर 4 पेन बनाता है या 4 पंखे बनाता है, तो नया मजदूर की क्षमता 25% अधिक है, तो वह 1 क्या बना लेगा, अधिक। यानी कि अगर ओल्ड लेबर एक दिन में 4 पंखे बनाती है, तो नया मजदूर इससे 1 अधिक बनाएगा, यानी कि नया मजदूर कितने पंखे बना लेगा, एक दिन में 5 पंखे बना लेगा। इस लाइन का मतलब ये है, ये बात समझ पाए कि नहीं। यानी कि पुराने वाले मजदूर से नए मजदूर की क्षमता 25% अधिक है, तो पुराना वाला अगर 4 पंखे बनाता है एक दिन में, तो नया वाला उससे 1 अधिक बना लेगा। यानी कि पुराने वाले की नए वाले की जो क्षमता है वो पुराने वाले से 25% अधिक है काम करने की। अब आते हैं सवाल पर कि अब सवाल क्या कह रहा है। पहले तो पीछे की लाइन क्लियर की कि आखिर पीछे की लाइन क्या कह रही है, ठीक है ना, समझना। अब देखते हैं और समझ लेते हैं कि आखिर सवाल क्या कह रहा है, उसी के आधार पर हम आंसर जो है वो निकाल लेंगे, ठीक है। देखना, अब यहां पर कहा गया है कि किसी फैक्ट्री में काम की मात्रा 50% बढ़ा दी जाए तो आदमियों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी। अब देखना सर, आदमियों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी वो आपसे निकलवाएंगे, आंसर निकलवाएंगे, और वह आंसर हम क्या कर देंगे, आपको बता देंगे। देखना सर, जरा समझना। अब इसमें तो सर कुछ भी नहीं दिया है, तो सारा डाटा हम एज्यूम करेंगे या मान लेंगे कि आखिर कहां पर कौन सी राशि को मानेंगे। ऐसा मान लेते हैं कि 25 आदमी, यानी कि जो 25 आदमी हैं या 25 जो मैन हैं, अगर वो एक दिन काम करते हैं, समझते चलना, यानी कि जो 25 आदमी हैं अगर वो एक दिन काम करते हैं तो वो 100 पंखे क्या कर लेते हैं, तैयार कर लेते हैं। ये बात समझ पाए, ये सब माना हुआ डाटा है, मतलब ये हमने माना है अपने मन से या कहीं पर दिया नहीं है, ठीक है ना। अब यहां पर हमने क्या कहा है कि 25 आदमी हैं, अगर वह एक दिन काम करते हैं तो उसमें कितने पंखे बना लेते हैं, 100 पंखे जो है वो तैयार कर लेते हैं। अब यहां पर क्या कहा गया है, यहां पर कहा गया कि ये तो हमने अपने मन से डाटा माना है कि 25 आदमी हैं, अगर वह एक दिन काम करते हैं तो वह कितने पंखे बना लेते हैं, 100 पंखे जो है वो क्या कर लेते हैं, तैयार कर लेते हैं। अब अगर हम ये कहें कि इन्हीं 25 आदमियों के द्वारा, समझते चलना, इन्हीं 25 आदमियों के द्वारा जो 25% का रेशियो, उसके आधार पर हमको 4 पंखे अगर क्या करवाना है, तैयार करवाना है। भाई ये जो आपके 25 आदमी के द्वारा अगर 25 आदमी 4 पंखे, ध्यान से समझना है क्योंकि इसमें कुछ भी डाटा दिया नहीं है, तो हम सब कुछ अपनी तरफ से मान के चल रहे हैं और उसी के आधार पर आंसर निकालेंगे कि आखिर क्या सही होगा और क्या गलत। देखना जरा, या इसको कहो तो दूसरे तरीके से भी समझा सकते हैं। देखना जरा, देख इसको दूसरे तरीके से भी समझाने, कोई जरूरी नहीं कि इतना कठिन तरीका। अगर हमने मान लिया 100 आदमी, समझना हमारी कंपनी में 100 आदमी हैं, उन 100 आदमी से हम कहते हैं आप 4 पंखे जो है वो ये
या यूं कहें इसको, एक आदमी 4 पंखे क्या करता है, तैयार करता है। और हमारी फैक्ट्री में 100 आदमी हैं, उन 100 आदमियों के द्वारा कितने पंखे तैयार किए जाएंगे? तो आप कहोगे 100 में किसका गुणा करा दें, 4 का, यानी कि वह 100 आदमी कितने पंखे तैयार करेंगे? 400 पंखे जो है वो तैयार करेंगे। बात समझ पाए? तो यही जो आपका 4 पंखे जो है वो आपको तैयार कर रहे हैं ओल्ड लेबर, तो उसके आधार पर हमने यही लिया है। लेकिन अब हमको चाहिए क्या? आपको कह रहे हैं कि हम यहां पर 10% बढ़ा दें। तो यहां पर 400 पंखे तो एक प्रकार से वर्क है, ये काम है। तो हम अगर यहां पर 400 पंखे जो है वो उसमें काम को अगर 50% बढ़ाएंगे तो 400 पंखों का 50% कितना आएगा? तो 400 का अगर आप 50% निकालोगे तो 0, यानी कि एक प्रकार से 200 पंखे आपको और एक्स्ट्रा बनाने हैं। 400 तो बनाने, यानी कि अब जो नया काम है उनको क्या मिल गया कि आपको 600 क्या करने हैं, पंखे जो है वो क्या करने हैं, तैयार करने। यानी कि आप कितने पंखे तैयार करोगे? 600 पंखे। लेकिन 600 पंखे आप तैयार तो करोगे। अब 600 पंखे अगर आप तैयार करोगे तो यहां पर जो 600, भाई हमने कहा 100 आदमी के द्वारा पंखे तैयार किए जाते हैं और एक आदमी जो है वो कितने पंखे बनाता है? 4। तो टोटल पंखे एक दिन में बन जाते हैं कितने? 400। लेकिन अगर हम काम को 50% बढ़ा दें तो अब जो है वो कितने पंखे तैयार करने हैं? तो अब 600 पंखे आपको क्या करने हैं? तैयार करने हैं। अब 600 पंखे अगर आपको तैयार करने हैं तो 600 पंखे तैयार करने के लिए आप यहां पर आदमियों की क्या करनी पड़ेगी? बढ़ानी पड़ेगी कि नहीं बढ़ानी पड़ेगी? अब आदमियों की संख्या हम कैसे बढ़ाएं? तो आदमियों की संख्या बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। देखना सर जरा क्या करते हैं। अगर हमें यहां पर कहा गया है कि नए मजदूर की जो कार्य क्षमता है वो पुराने वाले से कितनी अधिक है? 25% क्या है? अधिक है। यानी कि जो भी हम नया मजदूर लगाएंगे उस नए मजदूर की जो कार्य क्षमता होगी वो आपकी कितनी अधिक होगी? 25% पुराने वाले से क्या होगी? आपकी अधिक होगी। तो यहां पर जो एक्स्ट्रा 200 पंखे जो तैयार कराए जा रहे हैं, इस 200 पंखे की अगर बात करें तो इन 200 पंखों को ही तो तैयार कराना है आपको। बाकी 100 आदमी तो 400 पंखे कर ही ले रहे, केवल 200 पंखे ही तो एक्स्ट्रा हैं। और 200 पंखे वो किसके द्वारा बनाए जाएंगे? जो नए मजदूर हैं उनके द्वारा बनाए जाएंगे। और उनकी कार्य क्षमता कितनी है? पुराने वाले से आपकी क्या है? अधिक है। यानी कि वो 5 पंखे क्या कर ले रहे हैं? एक दिन में क्या कर ले रहे हैं? बना ले रहे हैं। तो अगर 200 पंखे हमें बनाना है, 200 टोटल पंखे बनाना है और 5 पंखा एक मजदूर जो है वो बना लेता है, नया मजदूर, तो टोटल कितने मजदूर हमें लगाने पड़ेंगे? तो 200 पंखों में अगर हम 5 का भाग दे देंगे तो 5 को 20, यानी कि 40 नए मजदूर हमको और क्या करने पड़ेंगे? काम के लिए रखने पड़ेंगे। यानी कि पहले अगर हमारे मजदूर 100 थे तो हमको 40 आदमी और नए लगाने पड़ेंगे, जिससे हमारा काम क्या है? आपका चल जाएगा और जो काम है वो आपका बढ़ जाएगा। देखना फिर से हम आपको समझाएं, क्योंकि थोड़ा सा ये भाषा क्लिष्ट है, क्योंकि भाषा इसमें दी नहीं गई है। तो सर ऐसे सवाल काफी हार्ड लेवल के माने जाते हैं, लेकिन फिर भी चूंकि अब दिया है तो करना ही तो है। हमने क्या कहा? हमने यहाँ पर अपनी तरफ से मान लिया है कि एक आदमी जो पुराना है, एक पुराना यानी कि यहां पर और डिटेल में कहें, एक ओल्ड मैन 4 पंखे जो है वो बना लेता है एक दिन में। तो अगर एक पुराना आदमी 4 पंखे बना लेता है आपका, तो 100 आदमी अगर पूछा जाए 100 आदमी कितने पंखे बनाएंगे? 100 आदमी कितने पंखे बनाएंगे? तो यहां पर हमने कहा 100 का गुणा आप 4 में कर देंगे तो 400, यानी कि यहां पर आपको क्या मिलेगा? जवाब 400। अब आपसे कहा है कि इस काम को 50% बढ़ा दें, तो 50% की अगर वृद्धि की जाएगी तो 400 का 50% क्या होगा? तो 400 का 50% ये कट जाएगा, यानी कि 200 और एक्स्ट्रा पंखे बनाने हैं, तो टोटल काम कितना हो गया? 600। यानी कि अब उन मजदूरों को 600 पंखे क्या करने हैं? बना के बताने हैं। लेकिन हमारे पास पहले आदमी 100 ही थे, अब आदमियों की संख्या में वृद्धि करनी है, तो वृद्धि कितने की होगी?
मेन 400 तो ये 100 आदमी बना ही लेंगे। मेन जो है वो केवल 200 की समस्या है कि इन 200 पंखों को कौन बनाएगा। तो जो 200 नए पंखे बनाएंगे, मतलब जो एक्स्ट्रा पंखे बन रहे हैं उनको बनाएगा नया मजदूर। और नए मजदूर की कार्य क्षमता क्या है, वो तो एक दिन में कितने पंखे बना लेता है, एक मजदूर जो है वो 5 पंखे बना लेता। तो 5 पंखों का अगर हम भाग 200 में दे देंगे तो हमें कितने मजदूरों की जरूरत पड़ेगी, तो 40 नए मजदूरों की क्या पड़ेगी, यहां पर जरूरत पड़ेगी। तो पुराने आदमी तो 100 थे, नए आदमी हम 40 और ले लेंगे तो कुल 140 आदमी जो है वो 600 पंखे क्या कर लेंगे, बना लेंगे। लेकिन हमसे पूछा क्या है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए आदमियों की संख्या में, तो सर 40 नए मजदूर लगाए जाए। लेकिन 40 नए मजदूर कितने पर, पहले थे 100 और अब 40 नए मजदूर निकाले जाए, लगाए जाए। तो 40% वृद्धि अगर वो पूछता है तो 40 नए मजदूर, लेकिन पहले कितने थे 100, इसका ही परसेंट निकालेंगे तो 100 का 100, यानी कि 40% की वृद्धि किसमें की जाएगी, मजदूरों में की जाएगी, तब जाके हमारा काम जो है वो हो पाएगा। बात समझ पा रहे कि नहीं सर? देखो सर, ये तो कठिन सवाल था लेकिन फिर भी आपको समझना तो है ही, क्योंकि इसमें थ्योरी कहीं नहीं थी, इसलिए थोड़ा सा कठिन है। और कोई बात नहीं, चलिए कोई नहीं, आगे चलते हैं सर। देखिए देखिए सर, यदि आयकर में 19% की वृद्धि हो जाती है तो शुद्ध आय में 6% की कमी हो जाती है। तब बताना है कि आयकर की दर क्या होगी, यानी कि इनकम टैक्स की दर आपको बतानी है कि आखिर कितनी है। मतलब क्या, यहां पर समझना जरा सर, यहां जो दिया गया है वो कह रहे हैं, पहली लाइन है आयकर में 19% की वृद्धि हो जाती है और शुद्ध आय में 6% की कमी, ठीक है ना। तो यहां पर एक लाइन थोड़ा लिख लेते हैं कि ये मान लिया जाए ये किसी व्यक्ति की आय है, इसी आय पर उसको कर देना पड़ेगा। कर मतलब उसको टैक्स पे करना पड़ेगा, यानी कि ये जो है वो उसकी इनकम है, यानी कि टोटल इनकम तो ये आय है, यानी कि ये एक प्रकार से इनकम है, इस पर ही उसको टैक्स देना पड़ेगा। तो शुद्ध आय यानी कि जो उसको प्राप्त होगी वो एक प्रकार से शुद्ध आय होगी। शुद्ध आय का मतलब है नेट इनकम जो है वो आपकी ये प्राप्त होगी उसको। मतलब क्या, एक व्यक्ति अगर 10 लाख रुपए कमाता है एक माह के, तो सरकार उससे कुछ टैक्स वसूल लेती है, जितना परसेंट भी वसूले, 5%, 10%, 20% को हर कोई, चाहे वो कोई भी एम्प्लॉय हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, अगर आप जो भी कमा रहे हो तो आप उसको बताओगे, क्योंकि आप अगर टैक्स पे ही हो तो निश्चित सी बात है कि आपको शो ऑफ करना पड़ेगा। उसके आधार पर यदि आपकी आय अगर 1 लाख रुपए है कोई बात नहीं, अगर आप पूरी साल भर के 10 लाख रुपए कमा लेते हो या 8 लाख रुपए कमा लेते हो, तो 8 लाख रुपए से आपकी आय अगर अधिक आ जाती है तो फिर आपको एक निश्चित टैक्स देना पड़ेगा। क्योंकि बड़े बड़े लोग, चाहे वो प्राइवेट कंपनियां हो चाहे वो आपकी कोई भी कंपनी हो, यहाँ तक कि कोई भी आपने देखा वो किसी मॉल पर आप कोई दुकान पर सामान खरीदने जाते हैं तो उस पर लिखा होगा कि वस्तु जो है वो इतने की है, लेकिन उस पर जीएसटी इतना है, सीजीएसटी इतना है, तब आपको वो इतने की पड़ेगी। बात समझ पाए कि नहीं? यानी कि सरकार हर उस पर क्या करती है, टैक्स वसूलती है। तो यहाँ पर यही बात गई है कि आयकर में 19% की वृद्धि होती है, शुद्ध आय 6% की क्या होती है, कमी होती है। तो है कि आयकर की दर ज्ञात कीजिए कि आखिर आयकर की दर जो है वो कितनी होगी। अब देखना सर, जरा समझते हैं आखिर है क्या, समझना। सबसे पहले तो इन लाइन को देखते हैं कि ये लाइन क्या कह रही है। आयकर में कह रहा है 19% की वृद्धि, तो हमने मान लिया कि आयकर में अगर 19% की वृद्धि हो रही है और शुद्ध आय में अगर 6% की क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो फिर वो आपसे पूछेगा कि आयकर की दर आपको बताना है कि आयकर की दर आखिर आपकी कितनी होगी। जैसे समझना, अगर हम यहां पर मान लें कि अगर हम यहां पर मान लें 100 रुपए आपकी आय है, देखना सर 100 रुपए आपकी आय है, इस 100 रुपए आय पर
जो सरकार है वो आपसे टैक्स वसूलती है, और टैक्स अगर देखा जाए कितना कह रहे हैं कि 15 रुपए क्या ले लेती है, टैक्स का ले लेती है। तो 100 रुपए पर अगर 15 रुपए टैक्स ले ली तो भैया आपको केवल 85 रुपए ही क्या होंगे, प्राप्त होंगे। बात समझ पाई कि नहीं? अगर सरकार आपसे 16 रुपए टैक्स ले लेगी तो आपको केवल 84 रुपए ही तो प्राप्त होंगे। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? सरकार अगर आपसे 25 रुपए टैक्स ले लेगी तो आपको 75 रुपए ही तो प्राप्त होंगे। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? तो ये जो है वो टैक्स है जो सरकार को आपको पे करना है। जबकि ये देखा जाए 200% ये जो आपको प्राप्त हो रहा है ये नेट इनकम है, यानी कि आखिर आपको कितनी आय जो है वो प्राप्त हो रही है, जो मूल जो राशि बच गई है टैक्स लगने के बाद वो आपको कितनी जो है वो प्राप्त हो रही है वो बताया है। तो यहां पर क्या कह रहा है कि अगर आयकर में 19% की वृद्धि हो जाती है तथा शुद्ध आय में 6% की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो सबसे पहले तो इसी को कंपेयर करते हैं। आयकर, आयकर का मतलब क्या है, टैक्स। टैक्स में कितने की वृद्धि, तो 19% की वृद्धि होती है। मतलब यहां पर थोड़ा सा इसको यूं लिख लें कि टैक्स, टैक्स चूंकि वो आयकर कहा है, आयकर, आयकर, कर, आय नहीं मैं समझना इसको, आयकर है ये। आयकर का मतलब टैक्स होता है, ये लिखते हैं आयकर, ठीक है ना। तो आयकर यानी कि टैक्स है, आय अलग है, वो इनकम है। तो आयकर में 19% की वृद्धि, यानी कि टैक्स में कितने की वृद्धि की है, तो 19% की वृद्धि की है। शुद्ध आय में 6% की कमी, यानी कि जब आयकर में वृद्धि होती है शुद्ध आय में क्या होती है, कमी होती है। यानी कि यहां पर अगर हम कहें तो ये जो है वो किसके, जो आपकी नेट इनकम है उसमें कितने की कमी होगी, तो 6% की क्या होगी, कमी होगी। यानी कि एक प्रकार से टैक्स में 19% की वृद्धि बराबर है नेट इनकम में 6% की कमी के। तो अगर हम यहां से टैक्स अपॉन नेट इनकम का रेशियो निकालें तो कितना आएगा, ऊपर यहाँ 6% दिया है और ये आपका जो 19% है वो यहाँ नीचे आ जाएगा। तो परसेंट से परसेंट का कोई मतलब है नहीं, हम सीधा कह देंगे कि टैक्स अगर 6 रुपया है तो नेट इनकम कितनी होगी, 19 रुपए होगी। यानी कि अगर टैक्स यहां से हम अगर टैक्स यहां से 6 रुपया निकालें तो नेट इनकम हमारी कितनी आ रही है, इस तुलना के आधार पर 19 आ रही है। तो अगर किसी व्यक्ति को केवल 19 रुपए जबकि 6 रुपए वो टैक्स के दे रहा है, तो इन दोनों को अगर जोड़ोगे तो यहां पर आय नहीं आ जाएगी कि आखिर व्यक्ति कितना कमाता है, क्योंकि इसका समझाया है 100 रुपए अगर कमा रहा है, 15 रुपए टैक्स के कट गए तो बचा कितना, 85 रुपए नेट इनकम है। तो अगर हम 85 में 15 जोड़ देंगे तो क्या नेट आपकी आय नहीं आ जाएगी कि आखिर व्यक्ति को आय कितनी प्राप्त हो रही है। तो 19 और 6 आप जोड़ दोगे तो व्यक्ति की आय कितनी हो गई है, 25 हो गई है। इनकम तो 25 रुपए है, 6 रुपए टैक्स के दे देता है, 19 रुपए क्या है उसकी शुद्ध आय है, यानी कि नेट इनकम के रूप में जो है वो बच जाती है। तो अब क्या है, पूछा है आयकर, पूछा है क्या है, आयकर की दर पूछी। तो आयकर की दर पूछ निकाल लेते हैं, आयकर की दर। अब आयकर की दर निकालने के लिए आपको क्या करना है, तो आयकर की दर के लिए सबसे पहले लेंगे इसको, चूंकि है कितना 6, यानी कि टैक्स कितना वसूला जा रहा है, 6 रुपए। किस पर वसूला जा रहा है, 25 रुपए पर ही तो 6 रुपए वसूला जा रहा। तो हम कहेंगे 6 रुपए टैक्स वसूला जा रहा है, लेकिन किस पर, 25 रुपए पर। तो फिर 100 पर कितना, ये तो आपसे यहां से 6/25 कितने परसेंट के बराबर है वही आपको निकालना है। तो सीधा सीधा है, 25 से 100 है, 4 बार कट जाएगा, 6 का गुणा 4 बार करोगे तो 24%। यानी कि आयकर की जो दर होगी वो क्या होगी, तो 24% जो है वो सरकार के द्वारा आयकर या किसी के द्वारा आयकर जो है वो वसूला जा रहा है। ये थोड़े कठिन सवालों में है सर। तो हाँ क्या फिर से थोड़ा ये वाला देखो, इसमें कहा है उन्होंने, ये थोड़ा सा लाइन जो है उन्होंने पूरी नहीं लिखी। इसमें था कि अगर आयकर में 19% की वृद्धि होती है तो शुद्ध आय में 6% की कमी हो जाती है। मतलब क्या, एक प्रकार से जो प्रश्न है उसकी थ्योरी कभी स्पष्ट नहीं होती। इसको और अगर सही तरीके से लिखा जाए तो वो कहेगा कि आयकर में अगर 19% की वृद्धि होती है तो वो किसके बराबर होती है, शुद्ध आय में 6% की कमी के। आप समझ पाए कि नहीं कि क्या मतलब है इस लाइन का? इसका मतलब यह है कि आयकर
यानी कि इनकम टैक्स जो है उसमें अगर 19% की वृद्धि होती है तो वो किसके बराबर होती है? शुद्ध आय में 6% की कमी के बराबर होती है। ये लाइन ये कह रही है। इसको संक्षेप में लिख दिया है तोड़ मड़ोड़ के, मतलब थ्योरी है, उसको कहने का तरीका अलग है, क्योंकि वो किताब में प्रश्न ऐसा ही छपा है, लेकिन उसका सारांश हमको समझना है कि ये मतलब क्या है। यदि आयकर में 19% की वृद्धि होती है, मतलब आयकर में 19% की वृद्धि नेट इनकम में 6% में 6% की कमी के क्या है? बराबर है। इस लाइन का मतलब ये है। तब हमने इसको क्या किया है? दोनों के इक्वल किया है। लेकिन थ्योरी में सिर्फ तो शब्द लगा के जोड़ दिया है। इस तो का मतलब यही है कि यदि आयकर में 19% की वृद्धि होती है तो शुद्ध आय में 6% की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। क्या क्या? अरे सर आप नहीं समझे, तो यहां पर यह कहा है कि आयकर में 19% की वृद्धि हो रही है, तो आयकर में 19% की वृद्धि वो किसके इक्वल हो रही है? नेट इनकम में 6% की कमी के बराबर। तो हमने दोनों को आपस में ही बराबर तो किया है और उसके आधार पर सिर्फ कंपैरिजन किया है। यहां पर यह नहीं कहा गया कि टैक्स में 19% की जो वृद्धि हो गई है, ना ही आयकर में कितने की कमी हो गई है, 6% की कमी हो गई है। ये शुद्ध आय में 6% की जो कमी है वो इनकम टैक्स में 19% की वृद्धि के बराबर है। मतलब एक दूसरे का कंपैरिजन दिया गया है। ये नहीं दिया कि केवल आयकर में 19% की वृद्धि हुई है। अगर केवल आयकर में 19% की वृद्धि होती, ये दोनों लाइन एक दूसरे से यहां से लेके यहां तक एक दूसरे से क्या है? कनेक्ट है। इसलिए आपस में हम उनको क्या करा दे रहे हैं? बराबर करा दे रहे हैं। यहां पर ये नहीं है अगर वो अकेला ये देता कि आयकर में 19% की वृद्धि हो जाती है या आयकर को हम 19% बढ़ा देते हैं, तो फिर ये नहीं कर पाते। लेकिन दोनों सेंटेंस एक दूसरे से कनेक्ट हैं। जैसे ए का 20% बी के 30% के बराबर है, तो हम ए को 20% नहीं कहते, हम कहते ए का 20% बी के 30% के क्या है? बराबर है। इस लाइन का मतलब ये है। बस जो है ये तो शब्द से केवल जोड़ दिया। इस तो का मतलब ये है कि यदि आयकर में 19% की वृद्धि है या वृद्धि होती है तो वो शुद्ध आय में 6% की कमी के क्या होती है? बराबर होती है। तो दोनों को इक्वल करके फिर हमने वो मान निकाला है। और यहाँ एक्चुअल वैल्यू कुछ नहीं है, केवल कंपेरिजन कराया गया। ठीक है, चलिए। बिल्कुल सर, थ्योरी बहुत ही उलझी हुई है, लेकिन आपको सर समझना ही है, क्या कर सकते सर। चलिए समझना, देखना। इसी के जैसे हम तुम्हें और भी सवाल कराएं। देखना यहां पर, देखना ये क्या कह रहे हैं। ये भी कह रहे हैं यदि आयकर में 70% की वृद्धि होती है तो शुद्ध आय में 3% की कमी हो जाती है। तो फिर आयकर की दर ज्ञात कीजिए। मतलब क्या? अब देखना, इसी के जैसे सवाल है। ये कह रहे हैं आयकर में 70% की वृद्धि, आयकर यानी कि टैक्स में जो 70% की वृद्धि है वो किसके बराबर हो जाती है? तो शुद्ध आय में 3% की कमी। शुद्ध आय का मतलब है नेट इनकम में 3% की कमी के बराबर। तो यहां पर जो टैक्स रहेगा अपॉन, अगर हम नेट इनकम यहां पर निकालेंगे तो ये किसके बराबर रहेगा? 3/17 के, यानी कि टैक्स 3 रुपए है तो नेट इनकम क्या होगा? 17 होगा। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? आप समझ गए। ऐसा तो कभी संभव है ही नहीं, यानी कि हम केवल कंपैरिजन करा रहे हैं। वो जो 3% की जो आपकी कमी आई है वो नेट इनकम में आई है, लेकिन कब आई है? जब टैक्स में आपने क्या कर दिया है? 17% की क्या कर दी है? वृद्धि कर दी है। तो हमारे पास टैक्स तो है नहीं, तो हम दोनों को आपस में क्या करा देते हैं? कंपैरिजन। अब इसी के आधार पर हम मान निकाल लेंगे कि अगर देखा जाए ये हमारी क्या है? इनकम है। इनकम का मतलब ये हमारी आय है। इस आय पर कुछ टैक्स सरकार वसूलेगी तो हमको लास्ट में नेट इनकम जो है वो क्या होगी? आपकी प्राप्त होगी। तो अगर देखा जाए आय नहीं है तो वो तो बाद में पता चलेगा, पहले देख लेते हैं कि नेट इनकम कितनी है। तो नेट इनकम जो है वो आपकी 17 है। 17 पर 3 रुपए अगर टैक्स वसूला जा रहा है, अगर 17 नेट इनकम पर 3 रुपए टैक्स वसूला जा रहा है तो फिर आय कितनी होगी? 17 में 3 रुपए जोड़ दोगे तो आय किसी व्यक्ति की जब 20 रुपए होगी तो 20 पर 3 रुपए टैक्स दे देगा तो उसको केवल कितने मिलेंगे? 17 रुपए जो है वो केवल मिलेंगे। बात समझ पा रहे कि नहीं सर? बात समझ पा रहे? ठीक है। अब देखना, तो अब यहां पर पूछा क्या है? आयकर की दर। तो आयकर की दर निकालने के लिए, यानी कि आयकर की अगर हमको दर निकालनी है, आयकर की दर, तो आयकर की अगर हमको दर निकालनी है तो आयकर की दर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो वही आयकर की दर जो है वो कितनी है? 3। और ये आयकर जो है वो 3 रुपए वसूला जा रहा है, लेकिन कितने पर? 20 रुपए पर।
तो उसको हम लिखेंगे नीचे। तो 3 का 20%, तो 100 पर कितने की दर, तो यहां से इसका मान निकालेंगे। 20 से 100 है जो है वो 5 बार कट गया, 5 का गुणा 3 में करोगे, यानी कि आयकर की दर कितनी होगी, 15% जो है वो होगी। यहाँ पर आयकर की दर पूछी है, यहाँ वृद्धि नहीं पूछी कि आखिर वृद्धि कितनी है। बताइए सर, अगर कोई डाउट है तो पूछो सर, नहीं तो हम एक आध सवाल और करा देते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है हमारी तरफ से। अब इसके बाद जो सवाल रह गए हैं वो आपके वो वाले सवाल और रह गए हैं चुनाव वाले। तो कल हम तुम्हें चुनाव वाले सवाल कराएंगे, लगभग 20-25 सवाल हैं चुनाव वाले, तो उनको और समझा देंगे अच्छे से और करा भी देंगे, ताकि सारे पॉइंट आपको क्या रहें, क्लियर रहें। ठीक है, एक मिनट सर, अब सवाल है नहीं, ये सवाल हम आपको बाद में करा देंगे। चलिए, पहले तो ये बताओ कि समझ में कुछ आ रहा कि नहीं आ रहा। अभी हाल